हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक और जबरदस्त सेशन में। बेटा, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो एक क्वेश्चन की गारंटी देता है और मैं तुम लोगों को ये लेक्चर बहुत ही शॉर्ट टाइम में करके दे रहा हूं। इसका एक प्रैक्टिस सेशन अभी मैं दूंगा इसके बाद, जो तुम लोगों को पूरा का पूरा 2 क्वेश्चन की तैयारी कराएगा, जिसमें से एक गारंटेड आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट से। तो ये गारंटी क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से शांत होके मुझे देखना। पूरा लेक्चर के साथ साथ न्यूमेरिकल मिल जाएगा, एक एक दो दो तीन तीन। फिर मैं एक इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन दूंगा, मेरा जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज है उसमें। तो स्ट्रेट लाइन का और ऑल्टरनेटिंग करंट का ये दोनों आएगा। तो इससे तुम्हारे 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इधर, 4 क्वेश्चन में से 3 पक्का आएगा। ये 2 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। उसकी तैयारी अभी ये हो जाएगी, लेकिन इसकी तैयारी के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाला सीरीज देखना बहुत ही जरूरी है बेटे। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और यार तुम लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे एनर्जी मिलती है। मेरे ऊर्जा का सोर्स सिर्फ आप लोग हैं बेटा। ये लेक्चर एक्चुअल में जो लास्ट टाइम एग्जाम टाइम रिवीजन वाला जो सीरीज है उससे लिया गया पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में हम क्या क्या कर रहे हैं। चलिए शुरू कर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा, अभी तक जो करंट पढ़ते थे वो 2 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 5 एम्पियर का फिक्स होता था। लेकिन अब ये वेरिएबल होगा। ऐसे साइन वाला साइन देख रहे हो ना, साइन वाला साइन समझ गए ना। तो कुछ देर के लिए पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में 4 टॉपिक हैं ओवरऑल, जिससे एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। हो सकता है कभी 2 आ जाए, लेकिन एक आएगा ही आएगा। हमेशा 2 भी आया है अभी, और लगातार 3-4 साल से इससे क्वेश्चन आया। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 20 मिनट में एकदम गारंटी मार्क्स देगा तुम्हें। ठीक है, तो इसमें क्या है सर? तो सबसे बेसिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बारे में ज्ञान रखना है। आरएमएस करंट और वोल्टेज के बारे में ज्ञान रखना है। आरएमएस करंट और वोल्टेज क्या होता है बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे इसके बाद तुरंत से सर्किट एनालिसिस में। सर्किट एनालिसिस में इसमें एसी लगा के रेसिस्टर सर्किट, एसी लगा के इंडक्टर सर्किट, एसी लगा के कैपेसिटर सर्किट पढ़ेंगे। उसके बाद इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा सीरीज एलसीआर सर्किट से, जिसमें तीनों चीज रहेगा, इंडक्टर कैपेसिटर और जल्दी बताओ, इंडक्टर कैपेसिटर और रेसिस्टर, एलसीआर। इस पे क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बैंडविड्थ, रिजोनेंस और इंपीडेंस, इस पे बनेगा। एक ट्रांसफार्मर पे बनेगा और एक क्वेश्चन बनेगा, अच्छा नीचे लिख रखा था भूल गया मैंने, पावर और पावर फैक्टर पे। तो ये टॉपिक 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक है, जो कि 3-3, 4-4 मिनट में खत्म हो जाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे टॉपिक के ऊपर करवा दूंगा। 2-3 क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा, 3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा, 1-आध क्वेश्चन इस पे, सब पे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो पूरा परफेक्शन मार्क्स मिलेगा बेटा। चलिए, तो ये टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे, ये गारंटी है। सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग बेसिक में। हमारे पास क्या है कि वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट को हम साइन की तरह से दिखाते हैं। करंट को भी वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट को भी आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। लेकिन ये जान के एक चीज तुम्हें सिखाना था, फेज डिफरेंस, इसीलिए +5 ऐड किया। ये +5 इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। इस 5 को बोलते हैं फेज डिफरेंस। अब इसको जरा ध्यान से देखो, तो इसमें 2 चीज है। एक चीज है मैग्नीट्यूड और दूसरा है एंगल के साथ साइन। जब मैग्नीट्यूड और एंगल होता है ना, तो ये चीज को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करने में बहुत मजा आता है हमें, जिसे हम बोलते हैं फेजर। तो इस चैप्टर में फेजर डायग्राम पढ़ेंगे हम, जिसका मतलब है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टर्म्स। वोल्टेज, करंट, इस सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के टर्म में। जहां मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? पीक। क्या बोलते हैं इसको? पीक। इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पूछेगा तो ये पीछे वाला बता देना। मैक्सिमम वोल्टेज बोलेगा तो ये पीछे वाला बता देना। जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा यहां पे V = 220 वोल्ट साइन 100 पाई टी। तो टी के पीछे वाला हमेशा होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो होता है 2πf के बराबर, ये f होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी। और ये जो होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज या फिर मैग्नीट्यूड, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो ये 220
मैक्सिमम पीक और एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। ये फ्रीक्वेंसी को नहीं डिनोट करता है, ये ओमेगा को, और ओमेगा 2πf के बराबर है, तो पाई से पाई खत्म, 2 से 50। तो इंडिया में जनरली 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज यूज होता है। इसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन है। आया बात समझ में? तो ये जब भी कभी ऐसे लिखते हैं तो ये पीक होता है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में इसके बगल में, तो ये हमेशा आरएमएस होता है, और ये होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा चीज आपको बता दिया मैंने। अब बात आई कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो होता है यहां पे, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये है इंस्टेंटेनियस, किसी भी टाइम टी पे वोल्टेज, किसी भी टाइम टी पे करंट, ठीक, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, तुम मुझे बताओ। क्या होता है? सब चीज को जोड़ दो। अगर करंट निकालना है तो आई डी टी, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। ये किसका फॉर्मूला है? आई एवरेज करंट का। तो ये इंटीग्रेशन वगैरह तुम्हें लफड़ा नहीं फंसना है, नहीं आएगा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, टेंशन मत लो। सारे इंटीग्रेशन को हम याद कर रहे हैं, ठीक है। दो ही वैल्यू ही है, याद करने का क्या ही है, दो ही वैल्यू है जो तुम्हें याद भी रहता है। तो इसका अगर एवरेज निकालोगे, इसका एवरेज या इसका एवरेज वन टाइम साइकिल में, वन टाइम साइकिल का मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं तक पहुंचा, तो ये हो गया वन टाइम साइकिल। जहां से पहुंचा वहीं पे वन टाइम साइकिल, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड या फिर लॉन्ग टाइम। वन टाइम साइकिल बोले कभी भी या फिर लॉन्ग टाइम बोले, बात बराबर है। तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस। ये हमेशा सिमेट्रिक सर्किट है, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। तो जितना प्लस उतना माइनस मिलके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, निपट जाएगा। इसीलिए इसका एवरेज वैल्यू, चाहे इस जगह पे कुछ भी एंगल हो, साइन के आगे कुछ भी हो, थीटा हो, टू थीटा हो, साइन हो, कॉस हो, वन टाइम साइकिल में इसका वैल्यू 0 होता है। कहां से आया सर? इसके इंटीग्रेशन से। बिल्कुल नहीं करना है अभी, बस याद हो गया तुम्हें। वन टाइम साइकिल में साइन और कॉस का किसी भी एंगल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगा वो 0 होगा, या लॉन्ग टाइम साइकिल में। लेकिन आधा टाइम साइकिल में क्या होगा? आधा टाइम साइकिल मतलब हाफ टाइम t/2, इतने का वैल्यू क्या होगा? इतने का वैल्यू क्या होगा? ऊपर वाला है तो इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा 2I0/π या फिर 2V0/π। अगर करंट है तो I नोट लोगे, अगर वोल्टेज है तो V नोट लोगे। अगर पॉजिटिव वाला है तो ऊपर पॉजिटिव, अगर नीचे वाला है तो निगेटिव लोगे। तो यह हाफ टाइम साइकिल में एवरेज वैल्यू है। कैसे निकला होगा? ये इंटीग्रेशन करके। ऐसे ही एक चीज और है यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, आरएमएस वैल्यू। क्या है बेटा? आरएमएस। ये आरएमएस क्या होता है सर? ये होता है स्क्वायर, ये होता है मीन, और ये क्या होता है? रूट। बोलो मजा आ गया? क्या होता है? रूट। तो ये निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि इसका एवरेज वन टाइम साइकिल में 0 आया जा रहा था, और हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए था जो एसी के इक्विवेलेंट डीसी कितना होगा वो बताए। तो उसको बताने के लिए हमने एक हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लिया, और हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक रेसिस्टर से कितना हीट लॉस होता है अगर हम डीसी दे दें, कितने का? आई नॉट का। और उतने ही टाइम साइकिल में हम कितना एसी दें जिससे कि उसका हीट और इसका हीट दोनों बराबर हो जाए। तब हमें एक चीज मिला कि अगर हम उस एसी का आरएमएस निकाल लें, एसी के वैल्यू को स्क्वायर करें, फिर मीन करें, फिर रूट करें, तब जो हीट डेवलप होता है और जो कांस्टेंट डीसी से हीट डेवलप होता है वो दोनों बराबर होता है। इसीलिए आरएमएस का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आया बात समझ में बेटा? आरएमएस का सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि आरएमएस वो एसी का वैल्यू है जो सेम टाइम में सेम हीट डेवलप करेगा किसी रेसिस्टेंस से, यदि उसका जो पीक वैल्यू है वो हम डीसी का प्रोवाइड करें तो आरएमएस एक तरीके का फील देता है डीसी का। कौन से कॉन्सेप्ट से ये डेवलप होके आया था? हीटिंग इफेक्ट से। समझ आया ना? तो आरएमएस कैसे निकालेंगे? इसको पहले स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका मीन ले लेंगे, फिर इसका रूट ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? अगर ऐसा कोई चीज है तो इसका आरएमएस होगा V0/√2। डिवाइड कर दो √2 से बस, और यही मिलेगा पूरा चैप्टर में, यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और करंट है, साइन हो कॉस हो दोनों में, लेकिन 99.99999% साइन ही होगा। एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
वी नॉट को √2 से डिवाइड करो और आई नॉट को √2 से, तो ये क्या मिलेगा, VRMS IRMS। कभी कभी आई नॉट पीक वैल्यू भी तुमसे पूछेगा, तो तुम √2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। इन बेसिक चीज से क्वेश्चन पूछता है एक। करें, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, पढ़ो। बोला इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस। ये क्या हो गया, आई नॉट का वैल्यू हो गया, देख रहे हो ना। बोल रहा द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब IRMS। IRMS क्या होगा, अभी बताया है मैंने, आई नॉट को √2 से डिवाइड कर दो, तो 10√2 को जब √2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। करंट है इसलिए एम्पियर लिख दिया। तो बोल रहा है कि बताओ कितना टाइम लगेगा टू रीच द करंट टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि इस आई का वैल्यू जब IRMS के बराबर हो जाए तब बताओ समय क्या लगेगा। क्वेश्चन ये है, आया बात समझ में। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमने निकाला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा। अब इस इक्वेशन में इस आई के बदले इस 10 को रखेंगे, क्योंकि यही पूछ रहा है जब ये 10 हो जाए तब बताओ मुझे कि ये जो लिखा है तुमने 100/t, वो t क्या होगा। बोलो मजा आया, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये 10 से 10 खत्म हो गया, मल्टीप्लीकेशन में है, ये खत्म हुआ। ये √2 नीचे आया तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 1/√2 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, साइन 100πt प्लस π/6। ये देखो ध्यान से देखना, ये किसके बराबर है, साइन π/4 के। ये किसके बराबर है, साइन π/4 के। अब देखो ये साइन और ये साइन खत्म हो गया, तो बचा क्या, π/4। बचा क्या, π/4। ये जो π/4 होगा वो क्या होगा, 100πt प्लस π/6 के बराबर। 100πt प्लस π/6 के बराबर। तो अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से यहां पे, तो हमें ये t तो चाहिए, तो 100πt इज इक्वल टू π/6 माइनस π/4। इसको कैलकुलेट करो तो ये हो गया 24। ये 4 इधर, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, गलत कर दिया मैंने, क्या बोलते हो तुम लोग, गलत किया है नहीं। इसको इधर करो तो π/4 माइनस π/6 हो गया। बोलो आ रहा है समझ में बेटा। तो ये 6 इधर, ये 4 इधर, तो 6π में से 4π गया, कितना बचा, 2π, और नीचे बन गया 24, तो 2π/24। तो ये कितना हो गया, π/12, π/12। तो ये पाई से पाई खत्म, तो t का वैल्यू कितना हो गया, 1/1200 सेकेंड। बोलो मजा आया। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर क्या हो गया, 1/1200 सेकेंड। कोई परेशानी बच्चा लोग, मस्त। अब एक और देखो, जैसे बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस, बोला RMS निकालो। तुम्हें क्या सिखाया, RMS के लिए जल्दी से बताओ, पहले इसका स्क्वायर करो, तो तुम क्या करो, I0 cos ω t प्लस I2 sin ω t, इसका क्या करो, स्क्वायर करो। फिर मीन लो, मीन लेने के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है, मैं साइन का यूज करूंगा, ठीक, सुनना ध्यान से। और फिर क्या करो, स्क्वायर किया, मीन किया, फिर रूट लो। यही तो पूछा है RMS। हाँ सर, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर cos स्क्वायर ω t प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस 2a I1 I2 sin ω t cos ω t। अब इन सब का क्या लेना है, एवरेज। तो कोई भी कांस्टेंट चीज का जो एवरेज लेते हैं ना, वो वही होता है, ध्यान रखना। इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज, और फिर क्या करना है, इसके ऊपर रूट चढ़ा देना, यही बताया मैंने अभी। अब ध्यान से देखो, अब तुम्हें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू चाहिए, कितना होता है वो यहां मैंने बताया। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इसी इंटीग्रेशन से निकलता है, बट एक हंगामा फॉर्मूला मेरा है, उसके अकॉर्डिंग निकलता है, तो वो इंटीग्रेशन में नहीं फंसेंगे, याद रखेंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, ऐसे ऐसे ढक दिया मतलब एवरेज वैल्यू है। ये क्या इंडिकेट हो रहा है, बताओ मुझे, एवरेज वैल्यू। बहुत मजेदार। तो कितना होता है, आधा, हाफ। तो इसका एवरेज वैल्यू कितना हुआ दोस्त, हाफ। तो ये तो I1 स्क्वायर है, ये हाफ हो गया, तो हो गया I1 स्क्वायर बाई 2।
इसका एवरेज कितना हो गया I2² 2। और इसका एवरेज क्या होगा, देखो ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को ना बनाया जाता है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन ओमेगा टी। ये क्या है, फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का। तो इसका एवरेज किसी भी एंगल के लिए कितना होगा, 0। तो इसका भी एवरेज 0 होता है, आज से ये भी याद रखेंगे। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज 0, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये जो एवरेज वैल्यू मैंने ऊपर में लिखा है यहाँ पे, वो एक और चीज का बन के आ गया, किसका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। थीटा कैसा भी हो, इसका भी एवरेज वैल्यू 0 ही होता है वन टाइम साइकिल में। बोलो मजा आ गया। तो इसके ऊपर क्या है, रूट, तो ये हो जाएगा I1² + I2² 2 का रूट। तो किधर है, I1² + I2² 2, ये गलत है, ये मत सही कर लेना। 2 रूट के अंदर है, 2 एलसीएम लोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज के ऊपर एवरेज वैल्यू और वो जो क्वेश्चन कराया इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बेटा, आरएमएस वैल्यू के ऊपर। बात को आगे बढ़ाइए सर, अब बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। इस पेज से पक्का गारंटी एक क्वेश्चन आने का है तुम्हारा 4 दिन के बाद वाला पेपर में। समझ गए ना बेटवा। तो नीट में ये से क्वेश्चन आने की संभावना पूरा आजकल जबरदस्त लेवल पे है। तो सुनो ध्यान से, शांत हो जाओ। देखो क्या है इसमें, एक L है, एक C है, एक R है। इन सब में ये L C जो है ये तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है। ये L और C क्या है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रेसिस्टेंस होता है जिसे बोलते हैं इस चैप्टर में, क्या बोलते हैं सर, रिएक्टेंस। तो ये जो रिएक्टेंस है ये क्या है, रिएक्टेंस। ये क्या है, रिएक्टेंस। इस रिएक्टेंस का बिहेवियर रेसिस्टेंस की तरह होता है। ये एक्सएल क्या है, रिएक्टेंस। एक्सए क्या है, रिएक्टेंस। कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। आ रहा है ना समझ में। इसका जो यूनिट है जानते हो क्या है, ओम। इसीलिए बोल रहा हूं कि इसका बिहेवियर रेसिस्टेंस की तरह होता है। समझ आया एक चीज। अब जब हमने V0 sin ओमेगा टी सर्किट को लगाया तो क्या हुआ सर, इस चीज को समझने के लिए मैंने इंडिविजुअल L को, इंडिविजुअल C और इंडिविजुअल R को पहले समझाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स करके तो क्या आता है कि ये जो रेसिस्टेंस वाला है इसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। ये रिजल्ट आता है, रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होता है। अब सेम डायरेक्शन में कोई चीज हो तो उसके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। जब हम कैपेसिटेंस को सॉल्व करते हैं तो हमें यह दिखता है कि कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है, करंट ऊपर है, किससे, वोल्टेज से। तो क्या बोलते हैं, करंट लीड्स। इसमें क्या होता है, I लीड्स द EMF। इसीलिए मैंने फोटो ऐसा बनाया, देखो ऊपर की तरफ। किस में ऐसा होता है कि कैपेसिटर में। इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग होता है। इसमें क्या होता है, करंट लैग्स, I लैग्स, लैगिंग बिहाइंड, ये पीछे है देखो। तो इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज से करंट पीछे होता है। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से आगे होता है। बार बार सिर्फ करंट को क्यों बोल रहा हूं मैं पहले, क्योंकि जब कोई सीरीज सर्किट है तो इसमें करंट सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। तो इस सर्किट को जब सॉल्व करते हैं तो करंट को हम रेफरेंस मानते हैं, करंट को हम रेफरेंस मानते हैं। तो हमने मान लिया करंट को रेफरेंस। अब इस सीरीज एलसीआर को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो रेसिस्टेंस है तो उसमें करंट रेफरेंस मान लिया। तो ये क्या है, ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। फिर क्या होगा, करंट से लैग कर रहा था इंडक्टर में, देखो तो इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर है, वोल्टेज को देखो बस तुम अभी। कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे है और इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में कितने का एंगल है, पाई का, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे। वोल्टेज क्या हो रहा है, इंडक्टर का करंट में लैग कर रहा है और कैपेसिटर में क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। तो ये एक वेक्टर डायग्राम बन जाता है। इसका सीधा वोल्टेज सम नहीं होता है इसमें, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज जो पहले करते थे वो नहीं होता। क्या होता है, ये वेक्टरली सॉल्व होता है। तो इसका वेक्टर, इसका वेक्टर, इसका वेक्टर। अब दो वेक्टर जब 180 डिग्री में है तो ऊपर वाले में से नीचे को घटा दो या नीचे वाले में से ऊपर से,
जो बड़ा होता है उसमें घटा देते हैं। ये फोटो देखने में अच्छा लग रहा है इसीलिए ऊपर वाले में से नीचे घटाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे वाले से भी ऊपर घट सकता है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो निगेटिव कॉमन भी ले लोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है। किस चीज में? वोल्टेज और इंपीडेंस में। तो नेट वोल्टेज जो होता है इसका वेक्टर सम है, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पे आ गया, एक VL माइनस VC और VR, तो 90 डिग्री में रिजल्टेंट कैसे निकलता है? इसका और इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का, तो ये निकाल दिया। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है नेट EMF जो इसके क्रॉस होगा, इन तीनों का नेट EMF बता रहा है, वोल्टेज बता रहा है इसके क्रॉस। पता है समझ में? तो नेट वोल्टेज के लिए नेट करंट से नेट रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज बराबर I इंटू आर। तो इस सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस है, जिसे इस चैप्टर में इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इंपीडेंस। इसका भी यूनिट क्या है जानते हो? ओम है, यानी कि रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, जिसे हम बोलते हैं क्या है? इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। वो इंपीडेंस कितना है सर बताइए आप? तो वो इंपीडेंस का वैल्यू होगा, इसमें I इंटू जेड कर देंगे, इसमें I इंटू एक्सएल कर देंगे, इसमें I इंटू एक्सी कर देंगे, क्योंकि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। लेकिन इसका जो R है वो R नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट ओम ही है, बिहेवियर रेसिस्टेंस की तरह है, समझने के लिए बोल रहा हूं। तो आई 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 कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आई 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 खत्म हो जाएगा। तो क्या पता चलेगा कि इन तीनों का जो नेट इंपीडेंस है, मतलब रेसिस्टेंस है, नेट रेसिस्टेंस मान के चलो तुम, वो कितना है? इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस जो कि रिएक्टेंस है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? वोल्टेज की तरह ही, VL ऊपर VC नीचे, XL ऊपर XC नीचे, तो XL माइनस XC आर स्क्वायर। अब ये देख के फिर यही फोटो बनता है, इसीलिए बाद में ये दोनों लिखा था मैंने। क्लियर हो गया? तो आपको क्या पता चला कि अगर हमारे पास एक सीरीज LCR सर्किट है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। जेड इंपीडेंस होगा जिसका बिहेवियर रेसिस्टेंस की तरह होता है, वो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो अगर इस सर्किट में करंट सेम होगा क्योंकि सीरीज है, इसीलिए हमेशा करंट का रेफरेंस मान के वोल्टेज का फेजर बनाते हैं, करंट का रेफरेंस मान के वोल्टेज का फेजर बनाते हैं। अब करंट कितना होगा? तो वोल्टेज इसका पता है, अगर आई नोट लिखा है इसका मतलब मैक्सिमम करंट और पीक करंट है, तो नेट वोल्टेज बाय नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते हैं। अगर आरएमएस है तो आरएमएस वोल्टेज बाय इंपीडेंस, तो फिक्स है ये, तो ओम में आएगा यूनिट इसका। क्लियर हो गया? पक्का? तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें करंट कितना होगा? इसमें तो इसमें करंट, इसका वोल्टेज बाय इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होगा? रिएक्टेंस, जिसे क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका इंडक्टिव नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका रेसिस्टेंस। तो इन तीनों में इंडिविजुअल करंट निकालने का ये तरीका है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसका करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसमें करंट आगे आगे भाग रहा है और वोल्टेज पीछे पीछे, किसमें? कैपेसिटेंस में। जबकि इंडक्टेंस में करंट पीछे पीछे और वोल्टेज आगे आगे, क्योंकि वोल्टेज आगे करंट पीछे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन याद हो गया? पक्का? अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो एक्सेल होता है रेसिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ, उसकी वैल्यू क्या है? तो उसका जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, वो वैल्यू कितना है? ओमेगा एल के बराबर, ओमेगा 2πf के बराबर। तो 2πf इंटू एल, ये एफ है लीनियर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? ये क्या है जल्दी बताओ? एल इंडक्टेंस। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का। ऐसे ही एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2πfc, तो एक्सी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है, इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होगा। लेकिन रेसिस्टेंस में कोई भी ऐसा चीज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं होता इस पे, तो क्या होगा? कांस्टेंट होता है। जब इन तीनों को मिलाते हैं तब अब हम पढ़ने वाले हैं एक बढ़िया चीज। तो अब हमने पढ़ लिया सीरीज एलसीआर। तो सीरीज एलसीआर का एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं रिजोनेंस कंडीशन। क्या होता है अगले में बात करते हैं पेज में। क्लियर है? सर एलसीआर एट रिजोनेंस क्या होता है? तो इसको बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो तुम लोग फंसते रहोगे। एक क्वेश्चन करो पहले इसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद रिजोनेंस करना। ये क्या है? रिजोनेंस है क्या?
नहीं ये छोड़ दो इसको, ये क्या है, ये रुक जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ो। अब बोल रहा है इन अ सीरीज LCR circuit, potential difference across RLC is 30 volt, 60 volt and 100 volt. As shown the EMF of the source. अभी क्या बताया, EMF जो होगा वो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर का रूट अंडर होगा, यही तो पूछा। तो VL कितना है इसमें बताओ मुझे, VL कितना है 60 और ये कितना है VC 100। तो 60 में से 100 में घटाओ या 100 में 60 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो हाँ है ना। प्लस VR कितना है 30 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 900, ये कितना हो गया 40 का स्क्वायर 1600, 16 9 कितना हो गया 2500, बोलो हाँ है ना। 2500 का रूट क्या हो गया 50 वोल्ट। तो क्या हो गया आंसर तुम्हारा 50 वोल्ट। देखा कैसे निकाला, नीट में आता है ऐसा क्वेश्चन बेटा। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों के बीच में अब एंगल है 90 डिग्री का, इसका फेजर ऐसा है, ऐसा है, इस बार ये XC है और VC है, ये VL है, XL है जरूरत पड़ेगा तो, और ये VR है, और करंट रेफरेंस लेके अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से इसको घटा के और 90 डिग्री पे निकालोगे तो यही निकलेगा। क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है LCR, सीरीज LCR, LCR नहीं क्या सीरीज LCR। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, पैरेलल भी होता है क्या, होता है, लेकिन नीट में नहीं आता क्वेश्चन, जेई वगैरह में आता है, वो भी एडवांस में पैरेलल LCR भी होता है, ठीक है ना, लेकिन वो है ही नहीं अपना सिलेबस। तो सीरीज LCR में रिजोनेंस का क्या मतलब है, देखो रिजोनेंस का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जब सर्किट का करंट मैक्सिमम हो, करंट क्या हो मैक्सिमम करंट, ये क्या है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट सर्किट में कब होगा, तुम जरा सोचो, सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगा। करंट होता क्या है वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड, जेड क्या है ये। तो कब कोई चीज को अगर नीचे रख रहे हो और तुम्हें इसे ज्यादा करना है, तो इसका वैल्यू जितना कम हो पाए वही वैल्यू होगा। कम कब हो पाएगा सोचो, आर का वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन ये एक्सएल और एक्सी में दो चीज है, क्या, एक ओमेगा एल है और एक 1/ωc है। ये एक्सी का वैल्यू होता है 1/ωc, इसमें ओमेगा एल है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी का टर्म है इसमें। तो हम एक ऐसा फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं जब ये दोनों बराबर हो जाए। तो जब ये बराबर हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है सर्किट से, तो इसका रूट लोगे तो ये आर के बराबर होता है, वो सबसे कम जेड की वैल्यू है। जेड का वैल्यू आर कब होता है, जब रिजोनेंस होता है, और वो कब होता है जब एक्सएल और एक्सी बराबर होता है। जब ये जेड सबसे कम हो गया तो उसमें करंट सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला तुम्हें, एट रिजोनेंस करंट इज मैक्सिमम। करंट क्या होता है मैक्सिमम होता है, कब, एट रिजोनेंस, एट रिजोनेंस। आया मजा तुम लोगों को। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ा, पहले एक्सी बराबर एक्सएल करना पड़ा, एक्सी 1/ωc, एक्सएल 1/ω, ये ओमेगा एल होता है। इन दोनों को बराबर किया तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1/LC हो गया, स्क्वायर उड़ाया तो रूट दे दिया, ओमेगा का वैल्यू 2πf0 कर दिया, 2π को नीचे कर दिया। तो एक्सी बराबर एक्सएल रिजोनेंस कंडीशन है, इससे निकला ओमेगा रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं रिजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको रिजोनेटिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी। इस समय में क्या होगा, ये जो वोल्टेज है किसका, इंडक्टर का और कैपेसिटर का, दोनों बराबर होगा, और नेट वोल्टेज जो होगा सर्किट का वो रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उसी के बराबर होगा। क्योंकि अगर एक्सी बराबर एक्सएल है तो वीसी बराबर वीएल भी हो जाएगा, तो वो दोनों तो अपोजिट में होता है हमेशा, कैंसिल आउट हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो बचा क्या सिर्फ वी आर। यानी कि रिजोनेंस के टाइम पे नेट वोल्टेज सिर्फ रेसिस्टेंस का होता है, सर्किट का जो इंपीडेंस होता है वो आर के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब रिजोनेंस पे सर्किट का बिहेवियर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह होता है, और प्योरली रेसिस्टिव में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, इसीलिए करंट एंड वोल्टेज इसमें सेम फेज में होता है। यानी कि फेज जो होगा, डिफरेंस जो होगा, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, वो जीरो होगा। इसको क्या बोलते हैं, करंट इज इन फेज विद ईएमएफ। इज इन फेज का मतलब हुआ जीरो फेज डिफरेंस, आउट ऑफ फेज का मतलब हुआ 180 फेज डिफरेंस। क्लियर हुआ। अब एक बहुत ही बढ़िया सा टर्मिनोलॉजी बताता हूं मैं, ठीक है बिल्कुल पक्का मस्त, क्या सर।
अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो पहले, फिर इधर आते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V1 V2 300 वोल्ट। अरे यार इसका मतलब ये तो दे दिया क्या, VL कितना 300, ये दे दिया कितना V2 कितना, VC कितना 300, दोनों 300 300 दे दिया। फिर पूछा क्या, बोला द रीडिंग ऑफ V3 बताओ। तो V3 का रीडिंग क्या होगा बताओ मुझे। जब ये दोनों बराबर दिख रहा है भैया, तो क्वेश्चन वालों ने बोला नहीं, लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि VL और VC दोनों बराबर है। इसका मतलब सर्किट कैसा है, जल्दी बताओ। सर्किट रिजोनेंस में है, और जब सर्किट रिजोनेंस में होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या होता है, ये दोनों निपट जाता है। इसका मतलब इसका वोल्टेज नेट वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि V3 V के बराबर हो जाएगा, जो किसके बराबर है, 220 वोल्ट के। बोलो मजा आ गया होगा तुम लोगों को अब तो, कितना प्यार से। तो बोल रहा है V3 बताओ, तो 220 इन दोनों में है, ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में करंट अलग अलग है। फिर बोल रहा है अमीटर का रीडिंग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, अमीटर कहाँ है, यहाँ पे। जब भी कभी एसी यूज करते हो तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, याद रखना है। क्या यूज करना है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्या करता है सर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, आरएमएस को रीड करता है। क्योंकि अगर यहाँ पे वो जो गैल्वेनोमीटर वाला पढ़ते हैं अपन, अमीटर, वो यूज करोगे तो वो थोड़ी देर प्लस थोड़ी देर माइनस, थोड़ी देर प्लस थोड़ी देर माइनस, तो वो इतना नाचेगा कि वो रुक जाएगा। वो बोलेगा भैया मुझे नहीं मिल रहा है वैल्यू, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर क्या क्या है, करंट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है। तो करंट इधर तो डिफ्लेक्शन इधर, करंट इधर तो डिफ्लेक्शन इधर, तो ऐसे घूमेगा ना इतना जल्दी। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब, 50 बार ये 50 बार ये 1 सेकेंड में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे नहीं, 50 बार किया कंप्लीट, 1 2 3, हो भी नहीं पा रहा है मेरे से, तो सोचो क्या स्पीड होगी, करके देखते हैं। कर ही नहीं पा रहे यार, अब थोड़ा सा कम कर देते हैं फ्रीक्वेंसी। कितना किया होगा, 5 भी नहीं किया होगा। ऐसे ऐसे 50 बार होता है 1 सेकेंड में, इसका ये मतलब है। तो कितना स्पीड वो नीडल घूमेगा, समझ ही नहीं आएगा उसको, भाई इधर घूम या इधर घूम। तो भैया, तो इसीलिए एसी में मेजरमेंट के लिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। वो वाला जो गैल्वेनोमीटर पढ़े हैं अपन करंट में, या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, वो यूज यहाँ नहीं होता है, ध्यान रखना। और वो आरएमएस यूज करता है। बड़ा सुंदर बात सर। तो अब क्या हुआ, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, करंट का, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, जबकि वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस रेसिस्टेंस के ही बराबर होगा, क्योंकि एट सर्किट क्या होगा, Z बराबर R। बोलो, क्योंकि VC बराबर VL है, तो XC बराबर XL होगा, अभी तुरंत सिखाया था मैंने तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा, V का वैल्यू 220 रखो, और R का वैल्यू कितना है देख लो, 100 ओम। तो ये खुपचू हो गया, ये पॉइंट बैठ गया, 1 0 हो ना, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाते हैं, 2.2 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट और 2.2 एम्पियर। मजा आ रहा है तुम लोगों को पूरा जबरदस्त। अब इसका एक चीज और पढ़ाना है मुझे, देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, ध्यान से देखना, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस बोलते हैं अपन। ओके सर, तो ये सर्किट क्या बता रहा है, ये रिजोनेंस बता रहा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा वर्सेस करंट का ग्राफ है, किसका, सीरीज एलसीआर सर्किट जो अभी पढ़ाया था एलसीआर का। ये बोल रहा है कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसपे करंट मैक्सिमम है, जिसे हम बोलते हैं रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, देख रहे हो। और हमने क्या किया है, इस सर्किट में 2 ऐसे पॉइंट चूज किए हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो पावर है वो आधा हो जाए। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हाफ पावर पॉइंट होता है ये, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट आरएमएस के बराबर हो जाए। तो आरएमएस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 2 पॉइंट चूज किया, उस पॉइंट पे पावर आधा हो जाता है, इसलिए इसको हाफ पावर पॉइंट बोलते हैं। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। तो हमने यहां पे देख लिया रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये सीधा लाइन गया, और ये एक सर्किट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो जितना आगे जाओगे वो पॉइंट मिलेगा, उतना ही पीछे जाएगा। इस गैप को हमने नाम दिया डेल्टा ओमेगा नाम। तो
इससे डेल्टा ओमेगा आगे गया तो ये ओमेगा नॉट में से डेल्टा ओमेगा ऐड हो गया, पीछे गया तो माइनस हो गया। अब यह हायर फ्रीक्वेंसी में से लोअर फ्रीक्वेंसी को जब घटाते हैं तो हम बैंडविड्थ मिलता है, हमें क्या मिलता है, बैंडविड्थ। इसमें से इसको घटाओगे तो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा से माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा होगा, तो ओमेगा नॉट खत्म हो जाता है, ये 2 बार आ जाता है तो 2 डेल्टा ओमेगा होगा। ये 2 डेल्टा ओमेगा को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, जिसका वैल्यू होता है आर बाय एल। तो डेल्टा ओमेगा किसके बराबर होगा, आर बाय 2l। ये आर बाय एल कैसे आता है, बहुत बड़े मैथमेटिक्स को सॉल्व करके। क्या कभी जीवन में सॉल्व करेंगे, नीट वाले को तो कभी नहीं कराएंगे, ठीक। तो कितना हो गया, आर बाय 2l। तो ये वैल्यू होता है आर बाय 2l, याद रखना, नीट में पूछा था। ये वैल्यू होता है आर बाय 2l, याद रखना। क्लियर हो गया। अब एक चीज होता है क्वालिटी फैक्टर। ये क्या है भैया, क्वालिटी फैक्टर। क्या है भैया, क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर क्या है, ये होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी तुम्हें बता दिया अभी 1/√LC होता है, और बैंडविड्थ बता दिया ये 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू आर बाय एल। तो यहां आर बाय एल लिखोगे तो एल ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा नॉट एल बाय आर। इस ओमेगा नॉट एल को अभी क्या पढ़ाया, एक्सेल बोलो। तो और रिजोनेंस पे ये सारा काम हो रहा है, तो रिजोनेंस पे क्या होता है, एक्ससी बराबर एक्सएल होता है। तो ये एक्सएल बराबर आर लिखा, इसको मैं एक्ससी बाय आर लिख सकता हूं। एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी, क्योंकि रिजोनेंस पे है तो ओमेगा नॉट सी इंटू आर। और फिर मैंने ओमेगा नॉट का वैल्यू 1/√LC लिखा, तो इसको सॉल्व करोगे तो एल रूट के अंदर चला जाएगा और सी है ही, तो ये 1/√LC हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन फिर से नीट में बनता है कि बताओ बढ़िया सर्किट के लिए कितना एल, कितना आर, कितना सी होना चाहिए। तो जब कोई सर्किट की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे बचपन में दादाजी वगैरह क्रिकेट सुना करते थे, याद है, रेडियो ट्यून करते थे, ट्यून घुमा घुमा के, तब बजता था रेड एफएम 93.5, कैसे बजता था, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 2 फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी मैच कराए तो बढ़िया ट्यूनिंग होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, शार्पनेस इसका अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ। जो ये एल है, इंडक्टेंस का वैल्यू वो ज्यादा होना चाहिए। तो यही मैंने ट्यून लिखा है, पीडीएफ तुम्हें मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, आदित्य आनंद फिजिक्स, और पीडीएफ तुम्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आदित्य आनंद फिजिक्स सर्च कर लेना, वहां पे जाता है इसका पीडीएफ बेटा, ठीक है। और यार दोस्तों में भी बता देना, इतना मेहनत हो रहा है तो तुम्हारे से ही तो हमें ऊर्जा मिलती है दोस्त, और शेयर वेयर कर लेना, थोड़ा सा इधर उधर अपने स्टेटस लगा लेना, जिससे थोड़ा फायदा हो जाए। तो ट्यूनिंग बेटर कब होगा, ट्यूनिंग अच्छा कब होगा, जब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो क्या होगा, जब एल का वैल्यू ज्यादा और आर और सी का कम। तो एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एल का वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा हो वो देख लेना, अगर 2 में बराबर हो तो इसमें पुट करके देखना, इसका वैल्यू ज्यादा आएगा वो आंसर होगा। ये है R√L/C। ओके दोस्त, तो इस पे देखो क्वेश्चन है, देखो मजा आएगा तुम्हें ये वाला, पढ़ो। बोल रहा है एन इंडक्टेंस L हैविंग अ रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। बोल रहा था क्वालिटी फैक्टर ऑफ द इंडक्टेंस इज, तो क्वालिटी फैक्टर कितना होता है जल्दी से बताओ, क्वालिटी फैक्टर कितना होता है जल्दी से बताओ। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा सर, क्वालिटी फैक्टर जो है वो होगा क्या, जल्दी से बताओ। अभी बताया सर, ओमेगा नॉट बाय क्या, बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ क्या होता है, आर बाय एल। तो ओमेगा नॉट बाय आर बाय एल, तो ये तो ओमेगा नॉट एल बाय आर, किसी में ओमेगा नॉट या कुछ नहीं है, यही बोला है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो दोनों बराबर होता है, तो ये ओमेगा नॉट एल बाय आर आंसर हो जाएगा। बोलो मस्ती में समझ रहे हो तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। अब 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन और करेंगे, टॉपिक भी समझेंगे। एक टॉपिक है अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, पढ़ाई आसान, और एक फैक्टर, एक है पावर। पावर यहां पे क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। एसी में ये एक्स्ट्रा चीज आता है cos फाई। ये cos फाई क्या है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और ये फाई क्या है, फाई है फेज डिफरेंस। ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है बिल्कुल। तो पावर का फॉर्मूला P बराबर VI नहीं होता है, यहां पे एक्चुअल में VI होता है लेकिन इंस्टेंटेनियस में होता है। अगर एवरेज पावर निकालोगे, इसको हम ट्रू पावर यहां पे बोलते हैं, वो VRMS IRMS cos फाई। VRMS क्या होता है, पीक वैल्यू बाय √2, पीक वैल्यू बाय √2 इंटू cos फाई। ये √2 क्या हुआ 2,
तो वी नॉट आई नॉट cos phi by 2, ये तीनों फॉर्मूला किसका है? एवरेज पावर का। किसमें? एसी में। इस टर्म को बोलते हैं वर्चुअल एपरेंट पावर, सिर्फ इन दोनों को। और इस cos phi को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। इसको बोलते हैं ट्रू पावर। तो इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल अभी सिखाया था, एक्सएल माइनस एक्सी और ये आर। तो यहां से ये बताते हैं हम कि कितने का फेज डिफरेंस आया। तो यहां से टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो और पावर फैक्टर के लिए क्या निकालते हैं? cos phi का वैल्यू। तो cos phi क्या होता है? r by z। तो हमने क्या देखा? पावर फैक्टर के लिए ये फेज डिफरेंस है किसका? करंट और वोल्टेज में। तो अभी तुरंत ऊपर हमने सिखाया था तुम्हें कि करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस ये इंडक्टर और कैपेसिटर में कितने का होता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। लेकिन रेसिस्टर में होता है 0 के। तो इसीलिए 90-90 के चक्कर में ये जो cos phi का वैल्यू है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में 0 हो जाता है। तो कोई भी पावर लॉस नहीं होता है इन द केस ऑफ एसी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो पावर लॉस कहां होता है? सिर्फ रेसिस्टर में, जिसमें cos 0 का वैल्यू होता है 1। और कितना होता है? VRMS इंटू IRMS के बराबर। मजा आया तुम लोगों को ये पूरा सीख के? इस पे करते हैं तुरंत से एक क्वेश्चन आएगा। अब एक चीज बचा, ट्रांसफॉर्मर। बेटा तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? हमारे पास एक आयरन कोर होता है जिसमें इनपुट हम लगाते हैं और आउटपुट में लोड लगाते हैं। इसमें हम एक कंसीडर करते हैं, दो कंडीशन मान के चलते हैं कि इससे जो फ्लक्स है और इससे दोनों बराबर है। ऐसा 100% हमेशा नहीं होता, थोड़ा सा लीकेज होता है, फ्लक्स लीकेज, हिस्टैरिसीस लॉस, ये सब यहां होता है, लेकिन उस लॉसेस को हम 0 मानते हैं। इनपुट में पावर लॉस भी होता है, लेकिन हम बोलते हैं देयर इज नो पावर लॉस। हम क्या मानते हैं? नो पावर लॉस। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर आइडियल ट्रांसफार्मर में। और हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर का ही हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आता है। तो हम मानते हैं कोई वाइंडिंग में, कोई रेसिस्टेंस में कोई I2R लॉस नहीं है, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं है, फ्लक्स लीकेज नहीं है। तो यहां से जब करंट जाता है तो ये क्या करता है? करंट ऐसे घूमता घूमता और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसके चलते ईएमएफ डेवलप होता है। और ये आयरन होता है तो सॉलिड में फ्लक्स बढ़िया तरीके से मूव करता है, तो ये घूमता हुआ यहाँ पे आता है। तो जो फ्लक्स यहाँ पे लीकेज हुआ वही कंटेन है, वही यहाँ पे है, देयर इज नो लीकेज। तभी हमने दोनों में बोला बराबर है। ठीक है, तो उससे क्या रिजल्ट आता है कि प्राइमरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का वोल्टेज का रेशियो, प्राइमरी जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके बराबर होता है, मतलब प्रोपोर्शनल है। लेकिन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट में IS ऊपर है और IP नीचे है। क्या समझ पा रहे हो? IS नीचे है और IP यहां पे है। समझ पा रहे हो? तो ये फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा। इसमें एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जिसका कि आउटपुट EMF जो है वो ज्यादा हो, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो इनपुट से। स्टेप डाउन का मतलब होता है सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी से कम हो, सेकेंडरी का EMF प्राइमरी से कम हो, तो स्टेप डाउन हो गया। जो बचपन में नहीं फ्रिज में रखते थे, इसे टक 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 करते रहते थे, जहां पे बहुत ज्यादा लाइट फ्लक्चुएट होती थी। हम तो गांव में थे, बिना फ्रिज का ही थे। जब फ्रिज देखे तो टक 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 करना पड़ता, लाइट ही नहीं थी, हम तो कैंडल और मोमबत्ती में पड़ते थे। मम्मी लालटेन डिबिया, डिबिया जानते हो तुम लोग? वो केरोसिन ऑयल डाल के उसमें चलाया जाता है। हम लोग जाते थे कोटा में, समझ रहल छी कि नहीं बचवा लोग? कोटा में गेली कहियो चीनी ले ले तुम्हारे ही तरफ से आया हुआ है यार। मेरा भी अगर बिहार के गांव में ही है, बचपन से वही रहा हूँ, सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ है। दिल्ली तो पिताजी की तबीयत खराब हो गया तब आया था। मेहनत से इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, ये ठान लो तुम लोग। मेहनत दुनिया बदल देती है यार। मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे क्या ना बोलना आता था, ना इंग्लिश आता था, ना कुछ आता था। अभी भी हम बोलते हैं तो देखो, हमें रगोड़ो ही बोलते हैं। अरे वो हैं हम बिहार से, तो यही होगा यार, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको जो समझना है समझने दो। की बोले छी? बढ़िया बोले छी ना, चला जा। पॉइंट है कि फिजिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके अभी तुरंत बता देना। और मजा आए तो यार शेयर वेयर तो कर ही देना, लाइक शेयर तो तुम लोग कर ही देते हो, क्या बोलते हो? चलो इधर आ जाओ। तो सर ये तो बड़ा तगड़ा चीज सब पढ़ा दिया आपने। एक चीज होता है इफिशियंसी, इस पे भी क्वेश्चन आता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। अरे मम्मी ने 2 रोटी खिलाया, 2 रोटी का काम ही नहीं किया, तो इफिशियंसी कम है। 2 रोटी खिलाया, 2 रोटी का काम कर दिया, 100% इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी किस पे काम करता है? आउटपुट पे। तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100।
अब इन दोनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करके इस चैप्टर का बढ़िया से सिलेबस निपटाया बेटा। आ जाओ पढ़ो। बोल रहा पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू एसी, पावर क्या होगा जल्दी से बताओ। आई स्क्वायर आर, आई क्या होगा, ईएमएफ या वोल्टेज कुछ भी लिख लो, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, क्योंकि एसी है भैया। नेट करंट तो एलसीआर सीरीज में क्या होगा, सीरीज एलसीआर में क्या होगा, सेम होगा। तो नेट वोल्टेज बाय नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस यहां पे क्या इंपीडेंस, और ये क्या हो गया आर। तो ये याद रखना तुम, ये तगड़ा डबल ए स्टार है, आदित्य आनंद का तगड़ा गेम चल रहा है यहाँ पे, और तुम लोग बन गए हो क्या डबल ए आर्मी, तभी तो फोड़ रहे हो। तो ई स्क्वायर बाय जेड इंटू आर, तो ये क्या होगा वी ई स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर का रूट, और ये स्क्वायर भी तो लिखोगे, ये वाला स्क्वायर दोनों में है ना स्क्वायर, तो आंसर ये स्क्वायर बाय आर किधर है देखो, डिवाइडेड बाय ये रूट और ये खत्म। तो अच्छा एक और चीज देखो, एक चीज और, एक्सी माइनस एक्सएल लिखो या एक्सएल माइनस एक्सी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ये लिख रहा है ओमेगा एल, एक्सएल माइनस एक्सी, माइनस कॉमन ले लो ना, 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ध्यान से देख लेना, तो ये ऑप्शन कहां पे है, बिना रूट वाला, बिना ये बिना रूट का है, लेकिन आर वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा डी। मजेदार। पावर वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, इसको भी पढ़ के सॉल्व करो, चलो मेरे साथ। बोल रहा है अ ट्रांसफॉर्मर कंसिस्टिंग 300 टन इन प्राइमरी, एनपी का वैल्यू 300, 150 टन इन सेकेंडरी, एनएस का वैल्यू, ये सेकेंडरी ही आउटपुट होता है, प्राइमरी ही इनपुट होता है, ध्यान रखना। बोल रहा है आउटपुट पावर इज 200, तो पावर आउटपुट जो होगा वो वोल्टेज आउटपुट इंटू करंट आउटपुट के बराबर होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 2.2, ये किलो है ना, तो इसके बदले 1000 लिखो। अब ये पॉइंट हो रहा तो 10 और ये खत्म, तो ये कितना हो गया 2200, इसको मान लो इक्वेशन 1 छोड़ दो, इतना ही मिला अभी तक। अब आगे देखो, बोल रहा है इफ द करंट इन द सेकेंडरी इज 10, तो IS का वैल्यू दे लिया, देन द इनपुट वोल्टेज पूछ रहा है VI कितना, एंड करंट इन द प्राइमरी मतलब IP, तो दो चीज पूछा, प्राइमरी करंट मतलब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। अभी पढ़ाया था तुम्हें मैं कि NP बाय NS इज इक्वल टू EP बाय ES इज इक्वल टू IS बाय IP। IS कितना है बताओ, सेकेंडरी में 10 लिख दो, 10 बाय IP। इसके बारे में कुछ ज्ञान है नहीं ना, आउटपुट वोल्ट ये मैं पता है ना इनपुट, लेकिन ये पता है ये कितना है 300 बाय 150, तो ये कितना हो गया 2, तो सब बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, तो कहने का मतलब 2 बराबर 10 बाय IP। तो IP कितना हो गया बताओ, प्राइमरी करंट 10 बाय 2 यानी कि कितना 5 एम्पियर। यानी कि पूछा क्या है मेरे को, प्राइमरी करंट, तो 5 एम्पियर किस में है, इसमें है, और किसी में है ही नहीं, तो दूसरा क्यों सॉल्व करूंगा, यही होगा आंसर, खुश हो जाओ। लेकिन कभी हो सकता है ये पूछे ही नहीं, यही पूछे सिर्फ, तो इसको भी निकाल देता हूं मैं, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर नीट के पेपर में ऐसा हो कि जो निकालना हो 2 चीज और एक ही में ऑप्शन हो, तो दूसरा निकाल के टाइम वेस्ट मत करना, टिक करके निकल देना। मजा आ रहा है तो लोगों। अब क्या पूछ रहा है सर, पूछ रहा है प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज कहां से निकलेगा, इनमें से कोई तो एक चाहिए तभी निकल पाएगा, तो कोई एक कैसे निकलेगा भैया, फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया। हाँ इसका यूज करेंगे अब, देखो प्राइमरी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ही प्राइमरी है, इनटू प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट ही नहीं सेकेंडरी है, इसको क्या बोलोगे आउटपुट करंट भी बोलेंगे सेकेंडरी को, ध्यान रखना ये सब। तो यह IO का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 10, तो VO इंटू 10 बराबर 2200, तो ये खुपाच हो गया, तो VO कितना हो गया 220 वोल्ट। देखो मजा आया, VO कितना हो गया 220 वोल्ट मेरे दोस्त। तो VO जब 220 वोल्ट हुआ तो ये तो चाहिए नहीं सर, तो चाहिए क्या तेरे को इनपुट VI, तो इसको यूज करो अब इन दोनों को, या इसको और इसको, तो देखो यहां पे VP बाय VS, P मतलब
प्राइमरी मतलब वी इन, सेकेंडरी मतलब आउटपुट, इज इक्वल टू वी इन कितना है नहीं पता, वी आउटपुट कितना है 220। ये सब किसके बराबर होगा, ये भी तो 2 के बराबर होगा, इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 कर दो। तो वी आई किसके बराबर हो गया 2 इंटू 220, तो कितना हो गया 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 0 वोल्ट। यानी कि यार अगर सिर्फ ये पूछता तो भी ये निकालना ही पड़ता, अदरवाइज अपन कर नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, क्या ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसको निकालने के लिए तो सिर्फ मैं इसका यूज किया और इस इक्वेशन का यूज किया, इसको निकाले बिना ही कर पाते तुम। तो 440 देखो आंसर भी आ गया। तो तुम्हें मस्त मजा आ रहा है और तगड़ा गेम कर रहे हो तो आग और दिल बरसा दिया करो। और ये चीज याद रखना, मेरा लाइन क्या, अगर तुम्हें तगड़ा गेम करना है और मेहनत से कुछ चीज प्राप्त करना है तो मेरा एक लाइन याद रखना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। और एक चीज हमेशा देखना बेटा, अगर सूरज जैसा चमकना है ना तो सूरज जैसा घिसना होगा, मेहनत तो तुम्हें करना होगा। लग जाओ, आदित्यानंद लग चुका है। थैंक यू, लव यू, बाय।